नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। राकेश गोस्वामी भाग 3। आज टेस्ट पेपर कितना संख्या है? आज 4। प्रैक्टिस सेट 4 है। राकेश गोस्वामी भाग 3 प्रैक्टिस सेट आज 4 है। 3 हो चुका है। जो लोग न देखे हों जाके भैया देख लीजिए। मैंने जो है याद कराया है। पढ़ाना, रिवीजन करना दोनों अंतर है और याद कराने में बहुत बड़ा अंतर है। तो लिहाजा मैं याद कराता हूँ। जो ना देखे हों जाके क्लास देख लें। और राकेश गोस्वामी भाग 4 को हमने पूरा याद कराया है। लगभग 1.5 घंटे का क्लास है। 10-5 मिनट आगे ऊपर नीचे हो गया होगा, तो उसको भी हमने कंप्लीट कराया है। जाके आप लोग वहाँ देख लीजिए। आइए याद करते हैं। आइए रट्टा मारते हैं। एकदम सीधा हम कहते हैं भैया, एक एक क्वेश्चन रटना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो एक एक क्वेश्चन पहले रटो, इसके बाद रिवीजन का नंबर आता है। आप लोगों ने खूब पढ़ा है। रिवीजन का नंबर तो कब आता है कि जब याद हो जाता है, वो भूले ना, तब रिवीजन ना किया जाता है। तो आइए क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। रघुनाथ महापात्रा, जिनका निधन 9 मई 2021 को हो गया। रघुनाथ महापात्रा का निधन कब हुआ? 9 मई 2021 को। रघुनाथ महापात्रा का निधन कब हुआ? 9 मई 2021 को। भारतीय कला जगत में किस विधा के कारण प्रसिद्ध थे? रघुनाथ महापात्रा किस लिए प्रसिद्ध थे? रघुनाथ महापात्रा मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थे। रघुनाथ महापात्रा किस लिए प्रसिद्ध थे? मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थे। रघुनाथ महापात्रा कौन थे? मूर्तिकार थे। रघुनाथ महापात्रा कौन थे? रघुनाथ महापात्रा मूर्तिकार थे। आगे चलें। पढ़ाने की मेरा यही स्टाइल रहता है। जिसको समझ में आएगा वो बाद में बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि इतनी अच्छी क्लास कैसे मिस कर दिया। आइए देखें। प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषता। प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? धार्मिकता है। प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? धार्मिकता है। प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? धार्मिकता है। प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? धार्मिकता है। प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषता बराबर धार्मिकता। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? 3 पे आइए। पंचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। इसको थोड़ा ऊपर कर दें कि दिख रहा है? दिख रहा होगा। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? होशंगाबाद स्थित है। पंचमढ़ी बराबर होशंगाबाद। पंचमढ़ी बराबर होशंगाबाद। पंचमढ़ी बराबर होशंगाबाद। पंचमढ़ी बराबर होशंगाबाद। ठीक, आगे चलें मित्रों। रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृत जो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा हुआ है। चौथा आइए, बैल क्या है? रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृत जो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा हुआ है। कौन सा रखा है? बैल। कौन सा रखा है? बैल। प्रवेश द्वार पर क्या रखा हुआ है? बैल। बैल कहाँ से प्राप्त हुआ था? रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष से पर पशु आकृत जो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में प्रवेश द्वार पर रखा हुआ है। किसकी मूर्ति रखी है? बैल की। किसकी मूर्ति रखी है? बैल की। किसकी मूर्ति रखी है? बैल की। कहाँ से प्राप्त था? रामपुरवा से अशोककालीन स्तंभ शीर्ष से प्राप्त था। ईसा की सूली का दृश्य किसने चित्रित किया? ईसा की सूली। ईसा की सूली हैं? ईसा की सूली। ईसा की सूली। यामिनी राय। यामिनी राय। ईसा की सूली का दृश्य यामिनी राय। ईसा की सूली का दृश्य यामिनी राय। ईसा की सूली का दृश्य किसने चित्रित किया? यामिनी राय ने। ईसा की सूली का दृश्य किसने चित्रित किया? यामिनी राय ने। छठवां,
निम्नलिखित में से शीतल वर्ण कौन सा है? नीला हरा। निम्नलिखित में से शीतल वर्ण कौन सा है? नीला हरा। निम्नलिखित में से शीतल वर्ण कौन सा है? नीला हरा। शीतल वर्ण बराबर नीला हरा। शीतल वर्ण बराबर नीला हरा। 7वां, जिस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है उसका नाम क्या है? 7वां, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। गगनेन्द्रनाथ टैगोर। इनको अर्ध घनवादी चित्रकार भी कहा जाता है। क्या? अर्ध घनवादी चित्रकार। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में प्रभाव दिखाई देता है। सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किसके चित्रों में दिखाई देता है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में दिखाई देता है। सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किस चित्रकार के चित्रों में दिखाई देता है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में दिखाई देता है। यूनानियों द्वारा विकसित अनुपात जिससे सौंदर्य अनुभूति में सहायता मिलती है। 8 नंबर पाइए। 2:3:5। ये हो जाएगा। यूनानियों द्वारा विकसित अनुपात जिससे सौंदर्य अनुभूति में सहायता मिलती है। 2:3:5:8 के अनुपात से सौंदर्य अनुभूति में सहायता मिलती है। यूनानियों द्वारा विकसित अनुपात कौन सा है? 2:3:5:8 है। यूनानियों द्वारा विकसित अनुपात कौन सा है? 2:3:5:8। यूनानियों द्वारा विकसित अनुपात कौन सा है? 2:3, 3:5, 5:8 है। ठीक। 9वां पाइए। भरहुत स्तूप की खोज 1818 में किसने की थी? भरहुत की खोज 1818 में किसने की थी? भरहुत की खोज 1818 में किसने की थी? भरहुत स्तूप की खोज 1818 में किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भरहुत स्तूप की खोज 1818 में किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 1818 में एक गुफा की और खोज हुई है, उसको बताइएगा कमेंट करके किसकी खोज हुई है 1818 में और किसने किया है? भरहुत स्तूप की खोज 1818 में किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भरहुत स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भरहुत स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 10वां पाइए। सर्वप्रथम किस कला में सर्वप्रथम मूर्तियाँ गढ़ी गईं? किस कला में सर्वप्रथम मूर्तियाँ गढ़ी गईं? किस कला में सर्वप्रथम मूर्तियाँ गढ़ी गई? यही कंफ्यूज करता है। मथुरा में। मथुरा में लोग जो है गांधार लगा देते हैं या भरहुत लगा देते हैं। किस कला में सर्वप्रथम मूर्तियाँ गढ़ी गई? मथुरा में। किस कला में सर्वप्रथम मूर्तियाँ गढ़ी गई? मथुरा में। किस कला में सर्वप्रथम मूर्तियाँ गढ़ी गई? मथुरा में। किस कला में सर्वप्रथम मूर्तियाँ गढ़ी गई? मथुरा में। किस कला में सर्वप्रथम मूर्तियाँ गढ़ी गई? मथुरा में। किस कला में सर्वप्रथम मूर्तियाँ गढ़ी गई? मथुरा में। आगे चलें। धूल चित्रों की रचना प्रायः की जाती है किस पर? धूल चित्रों की रचना किस पर की जाती है? भूमि पर की जाती है। धूल चित्रों की रचना किस पर की जाती है? भूमि पर की जाती है। धूल चित्रों की रचना किस पर की जाती है? भूमि पर की जाती है। 12 नंबर। सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा है? सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा है? लाल है। सही है, बताइए। लाल होगा। सबसे अधिक तरंग लंबाई किसकी होती है? लाल रंग की होती है। सबसे अधिक तरंग लंबाई किसकी होती है? लाल रंग की होती है।
सबसे अधिक तरंग लंबाई किसकी होती है? लाल रंग की होती है। सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा होता है? लाल होता है। सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा होता है? लाल होता है। दोनों दो क्वेश्चन हो सकता है और आया भी है। सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा है? लाल है। पूछ लेगा सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा है? लाल है। सबसे अधिक तरंग लंबाई किसकी होती है? लाल रंग की होती है। सबसे अधिक तरंग लंबाई किसकी होती है? लाल रंग की होती है। सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा है? लाल है। सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा है? लाल है। एलिफेंटा प्रसिद्ध शिल्प क्या है? एलिफेंटा प्रसिद्ध शिल्प क्या है? त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति है। एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प क्या है? त्रिमूर्ति है। एलिफेंटा का प्रसिद्ध चित्र क्या है? त्रिमूर्ति है। एलिफेंटा का प्रसिद्ध चित्र क्या है? त्रिमूर्ति है। एलिफेंटा बराबर त्रिमूर्ति। एलिफेंटा का प्रसिद्धि बराबर त्रिमूर्ति। एलिफेंटा का प्रसिद्धि बराबर त्रिमूर्ति। एलिफेंटा का प्रसिद्ध किस लिए है? त्रिमूर्ति के लिए है। उभारदार पद्धति का प्रयोग किया जाता है किसमें? उभारदार पद्धति का प्रयोग किसमें किया जाता है? 14 पे आइए। लिनोलियम में किया जाता है। एक मिनट मित्रों, लिनोलियम ये है कुछ और है यार, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। 14 पे आइए एक बार आप लोग फिर से बोलिए। लिनोलियम ही है। वही ना, मनमोहन से पूछा गया भैया जो है 18 दूनी कितना होता है? आप तो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, आप प्रधानमंत्री भी वर्तमान में। कहें वैसे होता तो 36 है, लेकिन एक बार सोनिया जी से पूछने में क्या दिक्कत है। वही हाल हमारी भैया, एक बार मैंने सोचा चेक ही कर लूँ। सही तो लग रहा था लेकिन मन में आया कि नहीं देख ही लूँ। उभारदार पद्धति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लिनोलियम में किया जाता है। उभारदार पद्धति बराबर लिनोलियम। उभारदार पद्धति बराबर लिनोलियम। उभारदार पद्धति का प्रयोग किया जाता है लिनोलियम में। उभारदार पद्धति का प्रयोग किया जाता है लिनोलियम में। उभारदार पद्धति का प्रयोग किया जाता है लिनोलियम में। आगे चलें। यहाँ भैया याद करवाया जाता है। एक बार आप क्लास लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। आप लोग जुड़े रहिए, भागिए मत। ज़रूर जब आपको वीडियो मिले, जब भी मिले ज़रूर देखिए। देखने के बाद आपको लगेगा 125 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन डिलीवर्ड करता हूँ। आप कहीं भी प्रैक्टिस कर लीजिए। 125 में कभी 125 आप लेकर नहीं जाते, मिस करते हैं 50%। 50-60 क्वेश्चन आपको याद रहता है। और जब हमारे क्लास से आप निकलते हैं 125 में 125 आपको कम से कम 3 महीना याद रहेगा। क्यों? जो मैं खुद देखता हूँ ना प्रैक्टिस से, कि जो कम आया है और जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो आ चुके हैं उसको तो आप PYQ में खूब रटे हैं, और जो आने की पूरी संभावना है वो चीज़ आप कम जो है देखे हुए हैं, या प्रैक्टिस कम है उस क्वेश्चन की। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं ज़्यादा रिपीट करता हूँ, ज़्यादा बार, क्योंकि आने की संभावना वो ज़्यादा है। तो इसलिए लिहाजा आप ये ना सोचिए कि इसको रिपीट कर रहा है आदमी। जो महत्वपूर्ण होता है तो थोड़ा सा भी शक है कि आने की पूरी संभावना, तो उसको कई बार ज़्यादा रिपीट कर देता हूँ। तो आइए देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर बराबर खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर बराबर खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर बराबर खजुराहो। 16 नंबर पाइए। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, किसने कहा? कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, किसने कहा? हीगल ने कहा। किसने कहा? हीगल ने कहा। किसने कहा? हीगल ने कहा। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है,
किसने कहा? हीगल ने कहा। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम बराबर हीगल। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम बराबर हीगल। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम बराबर हीगल। 17 पे चलें। किस विधि में आरंभिक कृत उल्टी बनती है जो छपकर सीधी दिखती है? किस विधि में आरंभिक कृत उल्टी बनती है जो छपकर सीधी दिखती है? 17 पाइए। 17 पे ग्राफिक डिजाइन में, ग्राफिक कला में पहले अक्षर को उल्टा उसमें बनाया जाता है, जब वो छापा जाता है तो सीधा हो जाता है। ठीक। 18 पाइए। चित्रतल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री चिपकाकर चित्र बनाने की पद्धति कही जाती है, कोलाज कहा जाता है। भैया सबको पता है, आगे चलो। हैं? निम्नलिखित में से एक बंगाल शैली का कलाकार नहीं है। कौन नहीं है बताइए। 19 पे आइए। कौन नहीं है? 19 पे आइए। बंगाल शैली का कलाकार कौन नहीं है? रथिन मित्रा नहीं है। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। कौन नहीं है? रथिन मित्रा नहीं है। निम्नलिखित में से बंगाल शैली का कलाकार कौन नहीं है? रथिन मित्रा नहीं है। रथिन मित्रा का संबंध कहाँ से है? ये आप लोग कमेंट करिए, देखिए, खोजिए अपने टेक्स्ट बुक में, ऑनलाइनर में, नोट्स में। कांगड़ा शैली के लघु चित्रों को किस कागज पर बनाया गया है? कांगड़ा शैली के लघु चित्रों को किस कागज पर बनाया गया है? 20 नंबर पाइए। सियालकोटी कागज पर बनाया गया है। कांगड़ा शैली के लघु चित्रों को किस कागज पर बनाया गया है? सियालकोटी कागज पर बनाया गया है। कांगड़ा शैली के लघु चित्रों को किस कागज पर बनाया गया है? सियालकोटी कागज पर बनाया गया है। कांगड़ा शैली के लघु चित्रों को किस कागज पर बनाया गया है? सियालकोटी कागज पर बनाया गया है। MP पांडे जी, जो मैं प्रश्न, देखिए, ये व्यक्तिगत आपसे कह रहा हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगनशील हैं, नो डाउट आपकी बार आपका सिलेक्शन होगा। आप जो है लगे रहिए, ये सारा जो है पूरा हम करवा देंगे TGT एग्ज़ाम के पहले। और LT ग्रेड के लिए भी अगर आप एलिजिबल हों तो देते रहिए, देखते रहिए क्लास। ठीक। हम कन्फ्यूजन वाले भी प्रश्न कराएंगे और हर चैप्टर का की पॉइंट हम याद करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। हालांकि हमने करवाया है एग्जाम बूस्टर के नाम से की पॉइंट, वहाँ देख लीजिए, नहीं फिर से हम करवाएंगे। एग्ज़ाम बूस्टर क्लास के नाम से जो है जाके देख लीजिए आप। स्पेशली आपको कह रहे हैं क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर क्लास को आप देखते हैं, मिस नहीं करते हैं, और आप जो है 100+ पे चल रहे हैं। थोड़ा बहुत और मेहनत कर लेंगे तो निश्चित रूप से अभी जब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हम करवा देंगे तब 125 में आपका जो है, अगर रट्टा मार के चल रहे हैं तो 125 में 120+ आप जाएंगे। फिर से आपको कह रहा हूँ MP पांडे जी कि आप मन लगा के एक क्लास को 2 बार 3 बार हो सके देख लीजिए, प्रत्येक क्लास को 2 बार 3 बार देखिए। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन जब हम करा देंगे तब आपका 120 में 125 में 120 सही होना शुरू हो जाएगा। मुझे पता है कहाँ मिस हो रहा है, निश्चिंत रहिए आप। हाँ, लेकिन कमेंट खूब जम के करिए, अच्छा लगता है हमको। अगर मेहनत जो कर रहे हैं तो मान कर चलिए आपके लिए कुछ स्पेशल मेहनत कर रहे हैं। बाकी तो लाभ तो सबको मिलेगा, जो देखेगा उसी को मिलेगा। आगे चलिए। इंडियन वीनस के नाम से विख्यात साल भंजिका कहाँ प्रदर्शित है? इंडियन वीनस के नाम से विख्यात साल भंजिका कहाँ प्रदर्शित है? गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में है। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में है। इंडियन वीनस के नाम से विख्यात साल भंजिका कहाँ प्रदर्शित है? गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में है। इंडियन वीनस के नाम से विख्यात साल भंजिका कहाँ प्रदर्शित है? गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में प्रदर्शित है। इंडियन वीनस बराबर गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर।
इंडियन वीनस बराबर गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर। इंडियन वीनस बराबर गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर। 21 पे चलें। जुन्नार गुफाएं कहाँ स्थित हैं? गुन्नार गुफा। हम भी यार गुन्नार गणेश लेनी जिसे कहते हैं, गुफाएं कहाँ स्थित हैं? गुन्नार की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? गुन्नार की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। गुन्नार या जुन्नार जो भी आ जाए हैं। जुन्नार की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। गुन्नार की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। जुन्नार की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। गणेश लेनी गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। गणेश लेनी गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। जुन्नार गणेश लेनी गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। जुन्नार गणेश लेनी बराबर महाराष्ट्र। जुन्नार गणेश लेनी बराबर महाराष्ट्र। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा अजंता की किस गुफा संख्या में प्राप्त है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा अजंता के किस गुफा से प्राप्त है? 26 नंबर गुफा से प्राप्त है। बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्रतिमा अजंता की किस गुफा से प्राप्त है? 26 नंबर से प्राप्त है। किससे प्राप्त है? 26 नंबर से प्राप्त है। किससे प्राप्त है? 26 नंबर से प्राप्त है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा अजंता की किस गुफा संख्या से प्राप्त है? 26 से प्राप्त है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा अजंता की किस गुफा संख्या में प्राप्त है? 26 में प्राप्त है। 24 पाइए। अजंता के समान किस शैली के चित्रों में भी रेखाओं की प्रवाहमानता, गतिशीलता तथा लयात्मकता हृदयग्राही है? अजंता के समान किस शैली के चित्रों में भी रेखाओं की प्रवाहमानता तथा लयात्मकता हृदयग्राही है? 24 पाइए। कांगड़ा शैली अजंता के समान किस शैली में? अजंता के समान कांगड़ा शैली में। अजंता के समान किस शैली में? अजंता के समान कांगड़ा शैली में। कांगड़ा शैली के चित्रों में भी रेखाओं की प्रवाहमानता तथा लयात्मकता हृदयग्राही है। अजंता के समान किस शैली में? अजंता के समान कांगड़ा शैली में। चित्रों में भी रेखाओं की प्रवाहमानता तथा लयात्मकता हृदयग्राही है। अजंता के समान किस शैली के चित्रों में? अजंता के समान कांगड़ा शैली के चित्रों में। अजंता के समान किस शैली के चित्रों में? अजंता के समान कांगड़ा शैली के चित्रों में भी रेखाओं की प्रवाहमानता तथा लयात्मकता हृदयग्राही है। आगे चलें मित्र। श्रृंगार रस की जननी इन चारों में से कौन है? श्रृंगार रस की जननी रति है। श्रृंगार रस की जननी कौन सी है? रति है। श्रृंगार रस की जननी कौन सी है? रति है। श्रृंगार रस की जननी कौन सी है? रति है। तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली का संस्थापक किसे माना? धीमान वित्तपाल को माना। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने पाल शैली का संस्थापक किसे माना? धीमान वित्तपाल को माना। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने पाल शैली का संस्थापक किसे माना? धीमान वित्तपाल को माना। तारानाथ ने पाल शैली का संस्थापक किसे माना? मेरे साथ बोलिए आप लोग। धीमान वित्तपाल को माना। दोहराइए मेरे साथ फिर से। तारानाथ ने पाल शैली का संस्थापक किसे माना? धीमान वित्तपाल को माना। मेरे साथ आइए फिर से बोलिए। तारानाथ ने पाल शैली का संस्थापक किसे माना? धीमान वित्तपाल को माना। भारत के पश्चिमी भाग का सबसे प्राचीनतम सच्चित्र ग्रंथ कौन सा माना जाता है? भारत के पश्चिमी भाग का
सबसे प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ कौन सा माना जाता है? 27 कल्पसूत्र माना जाता है। कल्पसूत्र माना जाता है। भारत के पश्चिमी भाग का सबसे प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ किसे माना जाता है? कल्पसूत्र को माना जाता है। भारत के पश्चिमी भाग का सबसे प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ किसे माना जाता है? कल्पसूत्र को माना जाता है। भारत के पश्चिमी भाग का सबसे प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ किसे माना जाता है? कल्पसूत्र को माना जाता है। औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। 29 बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए जिनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, यह प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? 29 पाइए। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त हुई है। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त हुई है। बुद्ध पद्मासन मुद्रा में पलथी भरकर बैठे हुए जिनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, यह प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? कटरा टीला मथुरा से प्राप्त हुई है। बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए जिनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, यह प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? कटरा टीला मथुरा से प्राप्त हुई है। श्रवणबेलगोला स्थित भगवान बाहुबली गोमातेश्वर की 18 मीटर ऊंची और विश्व भर में एक ही पत्थर से बना किसी सहारे खड़ी सबसे लंबी मूर्ति किसके द्वारा बनाया गया था? चामुंडा राय के द्वारा बनाया गया था। 27 30 पे आए यार, अभी 27 है, हम अटके हैं क्या? किसने बनाया था? चामुंडा राय ने बनाया था। किसने बनाया था? चामुंडा राय ने। श्रवणबेलगोला स्थित भगवान बाहुबली गोमातेश्वर की 18 मीटर ऊंची और विश्व भर में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे खड़ी सबसे लंबी मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? चामुंडा राय के द्वारा बनाई गई। सब मिला के भगवान बाहुबली गोमातेश्वर की मूर्ति किसने बनाया? चामुंडा राय ने बनाया। बाहुबली गोमातेश्वर की मूर्ति किसने बनाया? चामुंडा राय ने बनाया। भगवान बाहुबली गोमातेश्वर की मूर्ति किसने बनाया? चामुंडा राय ने बनाया। भगवान बाहुबली गोमातेश्वर की मूर्ति किसने बनाया? चामुंडा राय ने बनाया। भगवान बाहुबली गोमातेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला में स्थित है। प्रश्न ऐसे भी आएगा, भगवान बाहुबली गोमातेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रवणबेलगोला में है। भगवान बाहुबली की मूर्ति बाहुबली गोमातेश्वर की मूर्ति कितनी मीटर लंबी है? 18 मीटर लंबी है। भगवान बाहुबली गोमातेश्वर की मूर्ति कितने मीटर लंबी है? 18 मीटर लंबी है। भगवान बाहुबली गोमातेश्वर की मूर्ति कितने फीट लंबी है? 57 फीट लंबी है। अब फीट पे आगे जाइए। भगवान बाहुबली गोमातेश्वर की मूर्ति कितने फीट लंबी है? 57 फीट लंबी है। कितने मीटर लंबी है? 18 मीटर लंबी है। यह किस पत्थर से बना है? एकाश्म पत्थर। यह कैसे बना है? यह एकाश्म पत्थर से बना है। यह एक ही पत्थर से बना है। यह कैसे बना है? एकाश्म पत्थर से बना है। यह कैसे बना है? एकाश्म पत्थर से बना है। 31 पाइए। 12वीं सदी का कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? 31 पाइए। ध्वन्यालोक है। 12वीं सदी में कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक है। 12वीं सदी का कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक है।
बारहवीं सदी का कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक है। बारहवीं सदी का कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक है। बारहवीं सदी पर कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ बराबर ध्वन्यालोक। बारहवीं सदी का कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ बराबर ध्वन्यालोक। बारहवीं सदी का कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ बराबर ध्वन्यालोक। आगे चलें। आचार्य रत्नाकर द्वारा सन 1451 ईस्वी में अपभ्रंश शैली में चित्रित बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? आचार्य रत्नाकर द्वारा सन 1451 ईस्वी में अपभ्रंश शैली में चित्रित बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र कहाँ स्थित है? बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र कहाँ स्थित है? फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट, वाशिंगटन में स्थित है। बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? फ्रेयर गैलरी ऑफ आर्ट, वाशिंगटन में सुरक्षित है। बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? फ्रेयर गैलरी ऑफ आर्ट, वाशिंगटन में सुरक्षित है। बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? फ्रेयर गैलरी ऑफ आर्ट, वाशिंगटन में सुरक्षित है। बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? फ्रेयर गैलरी ऑफ आर्ट, वाशिंगटन में सुरक्षित है। चित्रकला के पुनर्जागरण, थोड़ा सा रुको यार, छोटा करना पड़ेगा ना। 33 पे आइए। चित्रकला के पुनर्जागरण काल के प्रवर्तक आचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य, जो चैतन्य की जीवनी चित्रित कर कला क्षेत्र में चैतन्य सिद्ध कलाकार कहलाए। क्षितिज मजूमदार को चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा जाता है। चैतन्य सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है? क्षितिज मजूमदार को कहा जाता है। चैतन्य सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है? क्षितिज मजूमदार को कहा जाता है। सूरसागर का रचनाकार कौन है? सूरसागर का रचनाकार कौन है? सूरसागर का रचनाकार बराबर सूरसागर का रचनाकार बराबर सूरज सागर यहाँ दिया है। विकल्प के हिसाब से सूरसागर हो जाएगा। ठीक, सूरसागर का रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार, इसको आप लोग भी देख लीजिएगा, यह विकल्प के हिसाब से सूरसागर ही लगाया गया था। आचार्य केशव द्वारा रचित दो मुख्य ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया और कवि प्रिया। आचार्य केशव द्वारा रचित दो मुख्य ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया और कवि प्रिया है। आचार्य केशव द्वारा रचित दो मुख्य ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है। आचार्य केशव द्वारा रचित दो मुख्य ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है। आचार्य केशव द्वारा रचित दो मुख्य ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया है। आचार्य केशव द्वारा रचित दो मुख्य ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? कल्पसूत्र का लेखक कौन है? 36 पाइए। भद्रबाहु हैं। कल्पसूत्र का लेखक कौन है? भद्रबाहु हैं। कल्पसूत्र का लेखक कौन है? भद्रबाहु हैं। कल्पसूत्र का लेखक बराबर भद्रबाहु। कल्पसूत्र का लेखक बराबर भद्रबाहु। कल्पसूत्र का लेखक बराबर भद्रबाहु। 37 पाइए। 75 ग्रंथों का महत्वपूर्ण संपादित ग्रंथ नागर समुच्चय किसका है? सावंत सिंह का है। किसका है? सावंत सिंह का है। नागर समुच्चय किसका है? सावंत सिंह का है। नागर समुच्चय किसका है? सावंत सिंह का है।
भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से होता है? 38 पाइए। गुफा चित्रों से होता है। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से होता है? गुफा चित्रों से होता है। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से होता है? गुफा चित्रों से होता है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता की परंपरा को निभाने वाला चित्रकला शैली कौन सी है? 39 पाइए। राजस्थानी शैली है। राजस्थानी शैली है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता की परंपरा को निभाने वाली चित्रकला कौन सी है? राजस्थानी शैली है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता की परंपरा को निभाने वाली चित्रकला शैली कौन सी है? राजस्थानी शैली है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता की परंपरा को निभाने वाली चित्रकला शैली कौन सी है? राजस्थानी है। 40 पाइए। भारतीय चित्रकला में प्रथम नवजागरण आरंभ होता है। भारतीय चित्रकला में प्रथम नवजागरण आरंभ होता है 15वीं शताब्दी से। प्रथम नवजागरण आंदोलन आरंभ होता है 15वीं शताब्दी से। भारतीय चित्रकला में प्रथम नवजागरण आरंभ कब होता है? 15वीं शताब्दी से। भारतीय चित्रकला में प्रथम नवजागरण आरंभ होता है 15वीं शताब्दी से। भारतीय चित्रकला में प्रथम नवजागरण आरंभ कब से होता है? 15वीं शताब्दी से होता है। भारतीय चित्रकला में प्रथम नवजागरण आरंभ कहाँ से होता है? 15वीं शताब्दी से होता है। 41 पे चलें। कंपनी शैली के किस चित्रकार ने सोनपुर एवं पटना की छठ पूजा के दृश्य चित्रित किए? कंपनी शैली के किस चित्रकार ने सोनपुर एवं पटना की छठ पूजा के दृश्य चित्रित किए? 41 पाइए। सेवकराम ने चित्रित किया। किसने? सेवकराम ने। किसने? सेवकराम ने। कंपनी शैली के किस चित्रकार ने सोनपुर एवं पटना की छठ पूजा के दृश्य चित्रित किए? सेवकराम ने किया। 42 पे चलें। गढ़ी कला केंद्र के पहले निदेशक कौन नियुक्त हुए? गढ़ी कला केंद्र के पहला निदेशक शंखो चौधरी नियुक्त किए गए। गढ़ी कला केंद्र के पहले निदेशक कौन नियुक्त हुए? शंखो चौधरी नियुक्त हुए। कौन? शंखो चौधरी। कौन? शंखो चौधरी भैया। कौन? गढ़ी कला केंद्र के पहला निदेशक बराबर शंखो चौधरी। गढ़ी कला केंद्र का पहला निदेशक बराबर शंखो चौधरी। गढ़ी कला केंद्र का पहला निदेशक बराबर शंखो चौधरी। आगे चलें। 43 पाइए। मुकुल चंद्र डे किस संस्था संग्रहालय के अध्यक्ष बनाए गए? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के। मुकुल चंद्र डे किस संस्था संग्रहालय के अध्यक्ष बनाए गए? क्या जी भागने लगता है। मुकुल चंद्र डे किस संस्था संग्रहालय के अध्यक्ष बनाए गए? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के अध्यक्ष बनाए गए। मुकुल चंद्र डे किस संस्था संग्रहालय के अध्यक्ष बनाए गए? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के। मुकुल चंद्र डे किस संस्था के अध्यक्ष बनाए गए? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के अध्यक्ष बनाए गए। मुकुल चंद्र डे किस संस्था के अध्यक्ष बनाए गए? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के अध्यक्ष बनाए गए। स्याही और मोम के रंगों से चित्रण करने वाले बंगाल के चित्रकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, जोगेन चौधरी को बनाया गया था। किसको? जोगेन चौधरी को। किसको? जोगेन चौधरी को। स्याही और मोम के रंगों से चित्रण बंगाल के चित्रकार कौन था? स्याही और मोम के रंगों से चित्रण करने वाला बंगाल का चित्रकार कौन था? जोगेन चौधरी थे।
स्याही और मोम के रंगों में चित्रण करने वाला बंगाल का चित्रकार कौन था? जोगेंद्र चौधरी थे। स्याही और मोम के रंगों से चित्रण करने वाला बंगाल का चित्रकार कौन था? जोगेंद्र चौधरी थे। 2014 में राज्यसभा का सदस्य किसे बनाया गया? जोगेंद्र चौधरी को। 2014 में राज्यसभा का सदस्य किसे बनाया गया? जोगेंद्र चौधरी को। क्लियर? क्लियर। यहाँ भूलना मना है। यहाँ क्या कराया जाता है? रट्टा मरवाया जाता है। रट्टा। रट्टू तोता ना। हाँ भैया, रट्टू तोते बनना पड़ेगा। हाँ, ये एग्ज़ाम जो है जहाँ MCQ वाला हो, कॉन्सेप्ट क्लियर तब होता है जब एक एक क्वेश्चन माइंड में छप जाता है। छपने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। और रटना जो है न भूले तब उसको रिवीजन कहते हैं। यहाँ तो उल्टा पद्धति सब लोग लेके चल रहे हैं यार। चलो 45 देखिए। अंजलि इला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से किस वर्ष से सम्मानित किया गया? अंजलि इला मेनन पाइए 45 2000 में। कब? 2000 में सम्मानित किया गया था। अंजलि इला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री कब मिला था? सन 2000 में मिला था। कहाँ मिला था? सन 2000 में। अंजलि इला मेनन पद्मश्री बराबर 2000 ईस्वी। अंजलि इला मेनन पद्मश्री बराबर 2000 ईस्वी। अंजलि इला मेनन पद्मश्री बराबर 2000 ईस्वी। अंजलि इला मेनन बराबर 2000 ईस्वी। क्या 2000? पद्मश्री मिला था इनको। कब मिला था? 2000 ईस्वी में। किसको मिला था? अंजलि इला मेनन को मिला था। 46 पाइए। मूर्तिकार शंखो चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? 46 क्या दिखाई देता है? घनवादी प्रभाव दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? घनवादी प्रभाव दिखाई देता है। मूर्तिकार शंखो चौधरी के शिल्प में अरे जी, मूर्तिकार शंखो चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? अमूर्त दिखाई देता है। बताइए, आप ही लोग बताइए दो भैया। 46 घनवादी दिखाई देता है। घनवादी दिखाई देता है। मूर्तिकार शंखो चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? घनवादी प्रभाव दिखाई देता है। मूर्तिकार शंखो चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? घनवादी प्रभाव दिखाई देता है। मूर्तिकार शंखो चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? घनवादी प्रभाव दिखाई देता है। मूर्तिकार शंखो चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? घनवादी प्रभाव दिखाई देता है। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा? 47 में आइए। यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा? यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा। यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर किसने कहा? पाश्चात्य कला समीक्षकों ने कहा। यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर किसने कहा? पाश्चात्य कला समीक्षकों ने कहा। यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर किसने कहा? पाश्चात्य कला समीक्षकों ने। भारतीय मूर्त शिल्पों में धर्म चक्र का अंकन प्रतीक है। भारतीय मूर्त शिल्पों में धर्म चक्र अंकन का प्रतीक क्या है? 48 पाइए। बुद्ध के प्रथम उपदेश। धर्म चक्र का अंकन मतलब बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय मूर्त शिल्पों में धर्म चक्र का अंकन प्रतीक है। बुद्ध के प्रथम उपदेश का है। सबको पता है। आगे चलें। दीदारगंज से प्राप्त चामरधारणी यक्षी की प्रतिमा संरक्षित है। कहाँ संरक्षित भैया? दीदारगंज से प्राप्त चामरधारणी यक्षी की प्रतिमा कहाँ संरक्षित है?
49 पाइए। कहाँ संरक्षित है? बिहार संग्रहालय पटना में है। बिहार संग्रहालय कहाँ है? पटना में है। दीदारगंज से प्राप्त चामरधाड़ी यक्षी की प्रतिमा कहाँ संरक्षित है? बिहार संग्रहालय पटना में संरक्षित है। दीदारगंज से प्राप्त चामरधाड़ी यक्षी की प्रतिमा कहाँ संरक्षित है? बिहार संग्रहालय पटना में संरक्षित है। दीदारगंज से प्राप्त चामरधाड़ी यक्षी की प्रतिमा कहाँ संरक्षित है? बिहार संग्रहालय पटना में संरक्षित है। दीदारगंज से प्राप्त चामरधाड़ी यक्षी की प्रतिमा कहाँ संरक्षित है? बिहार संग्रहालय पटना में संरक्षित है। यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। 50 पाइए। यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? 2013 है। यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? 2013 है। यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? 2013 है। 13 न मेरा 2013 अमृता शेरगिल का है। चित्रकार 51 पाइए। चित्रकार गोपाल चंद तथा लालचंद किस शैली से संबंधित हैं? पटना शैली से संबंधित हैं। चित्रकार गोपाल चंद तथा लालचंद किस शैली से संबंधित हैं? पटना शैली से संबंधित हैं। चित्रकार गोपाल चंद तथा लालचंद किस शैली से संबंधित हैं? पटना शैली से संबंधित हैं। चित्रकार गोपाल चंद तथा लालचंद किस शैली से संबंधित हैं? पटना शैली से संबंधित हैं। चित्रकार गोपाल चंद तथा लालचंद किस शैली से संबंधित हैं? पटना शैली से संबंधित हैं। वह कलाएं जिनके द्वारा रूप का सृजन होता है क्या कहलाता है? वह कला जिनके द्वारा रूप का सृजन होता है क्या कहलाता है? 52 पाइए। प्लास्टिक आर्ट कहलाता है। वह कला जिनके द्वारा रूप का सृजन होता है क्या कहलाता है? प्लास्टिक आर्ट कहलाता है। 52 पे वह कलाएं जिनके द्वारा रूप का सृजन होता है क्या कहलाता है? प्लास्टिक आर्ट कहलाता है। 53 पाइए। इसी तीनों में विकल्प में एक आंसर है। सुनैनी देवी चित्रकार कहाँ की हैं? बंगाल शैली की हैं। सुनैनी देवी चित्रकार कहाँ से हैं? बंगाल शैली की हैं। सुनैनी देवी चित्रकार बराबर बंगाल शैली। 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 चौवन पाइए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। कब हुई? 1907 में हुई। इंडियन ओरिएंटल इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में हुई। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में हुई। 55 पे चले। जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती क्या कहलाती है? 55 वक्र रेखा कहलाती है। जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती क्या कहलाती है? वक्र रेखा कहलाती है। जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती क्या कहलाती है? वक्र रेखा कहलाती है। 56 पे चलें। फ्रेस्को सिस्को प्रविधि में चित्रण किया जाता है। फ्रेस्को सिक्को प्रविधि में चित्रण किया जाता है। 56 पाइए। भित्ति की अंतिम सूखी सतह पर
फ्रेस्को सिक्को प्रविधि में चित्रण किया जाता है भित्ति की अंतिम सूखी सतह पर। फ्रेस्को सिक्को प्रविधि में चित्रण किया जाता है भित्ति की अंतिम सूखी सतह पर। लिपटवा घिर्रा चित्रण कहलाता है। लिपटवा घिर्रा चित्रण क्या कहलाता है? 57 पाइए। चित्रों का सेट कहलाता है। इतना समय लगता है। बसली क्या है? बसली क्या है? 58 पाइए। एक प्रकार का कागज है। बसली क्या है? बसली तो एक प्रकार का कागज है। तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि क्या है? तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि क्या है? 59 पाइए। लिथोग्राफी है। क्या है? लिथोग्राफी है। तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि क्या है? लिथोग्राफी है। तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि क्या है? लिथोग्राफी है। तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि कौन सी है? लिथोग्राफी है। 60 पाइए। बर्ड के प्रथम गुण कौन सा है? 60 पे आइए। रंगत बल सघनता है। बर्ड का प्रथम गुण क्या है? रंगत बल सघनता है। बर्ड का प्रथम गुण कौन सा है? रंगत बल सघनता है। बर्ड के प्रथम गुण कौन से हैं? रंगत बल सघनता है। रंगत बल सघनता है। बर्ड का प्रथम गुण कौन सा है? रंगत बल सघनता है। बर्ड के प्रथम गुण कौन सा है? रंगत बल सघनता है। बर्ड का प्रथम गुण कौन सा है? रंगत बल सघनता है। बर्ड का प्रथम गुण कौन सा है? रंगत बल सघनता है। सम्रांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सम्रांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भूमि बंधन का प्रयोग किया जाता है। सम्रांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भूमि बंधन का प्रयोग किया जाता है। सम्रांगण सूत्रधार में किस चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भूमि बंधन का प्रयोग किया जाता है। 62 पाइए। इसको पूरा नहीं दिख रहा है। 62 पे चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधि है। इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं। चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधि है। इनमें से कोई नहीं। ठीक। 62 पे एक बार फिर से आप लोग समझो, पढ़ो फिर से। 62 पे हाँ, इनमें से कोई नहीं है। 63 पाइए। भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण एवं कलात्मक अभिरुचियों को एक साथ प्रदर्शित किया। अजंता में किसमें प्रदर्शित किया? अजंता में। भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण एवं कलात्मक अभिरुचियों को एक साथ कहाँ प्रदर्शित किया? अजंता में। भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण एवं कलात्मक अभिरुचियों को एक साथ प्रदर्शित कहाँ किया? अजंता में। भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण एवं कलात्मक अभिरुचियों को एक साथ प्रदर्शित कहाँ किया? अजंता में।
64 पाइए। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी प्रधानतया किस रंग से की गई? 64 पाइए। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी प्रधानतया काले रंग से की गई। सैंधव सभ्यता के पात्र किस रंग कलर के थे? तो लाल हो जाएगा। सैंधव सभ्यता से प्राप्त बर्तनों पर किस प्रकार के रंग लगाए गए थे? लाल रंग के थे या गेरू रंग हो जाएगा। और अगर आ गया कि सैंधव सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी किस रंग से की गई, तो लाल के ऊपर काले रंग से की गई। ठीक। 65 पाइए। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन कलाकार यूक्लिड ने किया था, जिसका संबंध था यूनान से। यूक्लिड महोदय कहाँ के थे? यूनान के थे। यूक्लिड महोदय कहाँ के थे? यूनान के थे। 66 पाइए। कला एक मानवीय चेष्टा है। कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो, उन्हीं का अनुभव करे। यह कथन किसका है? 66 पाइए। टॉलस्टॉय का है। किसका है? टॉलस्टॉय का है। किसका है? टॉलस्टॉय का है। कल्पना एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो, उन्हीं का अनुभव करे। यह कथन किसका है? टॉलस्टॉय का है। कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो, उन्हीं का अनुभव करे। यह कथन किसका है? टॉलस्टॉय का है। रविंद्र टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। कब? 1919 में। कब की? 1919 में। सबको पता है, आगे चलिए ना। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी? 68 पाइए। चिंता मणिकर ने लिखी। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी? चिंता मणिकर ने लिखी। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी? चिंता मणिकर ने लिखी। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी? चिंता मणिकर ने लिखी। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी? चिंता मणिकर ने लिखी। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक बराबर चिंता मणिकर। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर पुस्तक बराबर चिंता मणिकर। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर पुस्तक बराबर चिंता मणिकर। क्लासिकल इंडियन पुस्तक बराबर चिंता मणिकर। के हैबर का जन्म कहाँ हुआ था? के हैबर का जन्म कहाँ हुआ था? के हैबर का जन्म कर्नाटक में हुआ था। के हैबर का जन्म कहाँ हुआ था? के हैबर का जन्म कर्नाटक में हुआ था। के हैबर का जन्म कहाँ हुआ था? के हैबर का जन्म बराबर कर्नाटक। के हैबर का जन्म बराबर कर्नाटक। के हैबर का जन्म बराबर कर्नाटक। चलो अगले में लगाएंगे टिक। 70 नंबर पाइए। सूजा एवं आर्य ने प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना कब की? सूजा एवं आर्य ने प्रगतिशील समूह की स्थापना कब की? 70 पाइए। 1948 ईस्वी में की। सूजा एवं आर्य ने प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना कब की? 1948 ईस्वी में की। कहीं कहीं 47 भी आ जाता है, विकल्प के हिसाब से लगाना है। 47 48। ठीक। सूजा एवं आर्य ने प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना कब की? 1948 ईस्वी में की।
सूजा एवं आरा ने प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना कब की? 1948 में की। आगे चलें। निम्नलिखित में कौन अनुपयोगी वस्तुओं जैसे मेटल की टूटी जालियां, बोतलें, फटे कपड़े आदि के विलक्षण मूर्ति शिल्प निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? हिम्मत शाह प्रसिद्ध हैं क्या? बताइए कौन प्रसिद्ध है? हिम्मत शाह प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है? हिम्मत शाह प्रसिद्ध हैं। हिम्मत शाह किस लिए प्रसिद्ध हैं? अनुपयोगी वस्तु, मेटल, टूटी जालियां, बोतलें, फटे कपड़े, या समझ लीजिए कबाड़ से बनाए गए कलाकारी। कौन प्रसिद्ध है? हिम्मत शाह प्रसिद्ध है। कबाड़ से बनाया गया कलाकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है? हिम्मत शाह प्रसिद्ध है। कबाड़ से बनाया गया मूर्ति कौन प्रसिद्ध है? हिम्मत शाह प्रसिद्ध है। कबाड़ से बनाया गया, भाई आते नहीं कबाड़ वाले, टूटी जाली, मेटल, बोतल, फटा कपड़ा इधर उधर जो रहता घर में दे दिया जाता है ना, उसी से हिम्मत शाह के क्या बनाते थे? मूर्ति शिल्प का निर्माण करते थे। इसलिए इनकी प्रसिद्धि कबाड़ वाले में माना जाता है। ऐसे कौन ना कबाड़ी मूर्तिकार कौन था? हिम्मत शाह। कबाड़ी मूर्तिकार कौन था? हिम्मत शाह। 72। चित्र में प्राकृतिक त्रिबिंब दृश्यन के लिए परिप्रेक्ष्य के नियमों के अनुसार चित्रण करते समय वस्तु के अंगों को घटाकर अंकित करते हैं कहलाता है? स्थित जन्य लघुता कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थित जन्य लघुता कहलाता है। यहाँ से पकड़िए, चित्रण करते समय वस्तु के अंगों को घटाकर अंकित करना क्या कहलाता है? स्थित जन्य लघुता कहलाता है। चित्रण करते समय वस्तु के या चित्रों के अंगों को घटाकर अंकित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्थित जन्य लघुता कहते हैं। 73 पाइए। टेम्परा पेंटिंग तकनीक में उपयोग किया जाता है अंडे की जर्दी और पानी रंग। अंडे की जर्दी और पानी रंग। टेम्परा में क्या उपयोग किया जाता है? अंडे की जर्दी और पानी रंग। 74 पाइए। पहले की छपाई मशीनें बनाई जाती थीं। पहले की छपाई मशीनें कैसे बनाई जाती थी? लकड़ी से। पहले ठप्पा मारा जाता था ना, खट खट करता था, ऊपर से आता ऐसे मारता खट से। तो पहले की छपाई मशीनें किससे बनाई जाती थी? लकड़ी से। पहले की छपाई मशीनें किससे बनाई जाती थी? लकड़ी से। पहले की छपाई मशीनें किससे बनाई जाती थी? लकड़ी से। 75। सेरीग्राफ रिलीफ विधि इसकी मुख्य विधि है। किसकी मुख्य विधि है भैया? सेरीग्राफ रिलीफ विधि किसकी मुख्य विधि है? 75 पाइए। छापांकन की विधि है। किसकी विधि है? छापांकन की। सेरीग्राफ रिलीफ विधि किसकी मुख्य विधि है? छापांकन की है। सेरीग्राफ रिलीफ विधि किसकी मुख्य विधि है? छापांकन की है। सेरीग्राफ रिलीफ किसकी मुख्य विधि है? छापांकन की है। सेरीग्राफ रिलीफ किसकी मुख्य विधि है? छापांकन की है। सेरीग्राफ रिलीफ किसकी मुख्य विधि है? छापांकन की है। इस क्लास में आने के बाद भूलना मना है। क्या है? भूलना मना है ना? सही है कि नहीं? इसके बाद भी भूलेंगे यार, आप लोग कमेंट करिएगा। 76 पाइए।
शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रही हैं। राजा रवि वर्मा। किस चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है? राजा रवि वर्मा का है। शकुंतला कमल के पत्रों पर प्रेम पत्र लिख रही है। शकुंतला का प्रेम पत्र बराबर राजा रवि वर्मा। शकुंतला का कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिखना, राजा रवि वर्मा का चित्रण करना है। ठीक। और कुछ? नील रंग है, इंडिगो रंग क्या है? नील रंग क्या है? 77। वनस्पतिक रंग है, वनस्पति रंग है। नील क्या है? वनस्पति रंग है। नील क्या है? वनस्पति रंग है। नील क्या है? वनस्पतिक रंग है। 78 पाइए। कृष्णा हौला जी आरा का असली नाम क्या है? यह दिक्कत बा, ये भी पूछ लेता है। हाँ, कि भैया तुम्हारा घर वाला नाम क्या है, गांव वाला, बुलाने वाला और स्कूली नाम क्या है? KH आरा का पूरा नाम क्या है? कृष्णा जी हौला जी आरा। अब कृष्णा हौला जी आरा का पूरा नाम क्या है, यहाँ बताइए भैया। 78। किशन जी, किशन कृष्णा जी हौला जी आरा क्या नाम था? बुलाने वाला किशन। याद कर लो यार, उनकी माई बुलावत नहीं, बाबू बुलावत रहे ना। 79। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन है? दास्ताने अमीर हमजा है। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? दास्ताने अमीर हमजा है। चित्रण किसके काल में हुआ था? कमेंट करके बोलो, लिखना यार, बोलो क्या बोलेंगे क्या यार। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? दास्ताने अमीर हमजा है। 80 पाइए। 1922 में होशंगाबाद के शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? होशंगाबाद। हो संग है, जब संग हो, जब 4 लोग संग होते हैं तब मनोरंजन होता है। क्या होता है? मनोरंजन होता है। जब 2-4 लोग यार दोस्त मिलकर बैठते हैं तो क्या होता है? मनोरंजन होता है। होशंगाबाद की खोज किसने की? मनोरंजन घोष ने। 1922 ईस्वी में होशंगाबाद के शिला चित्रों की खोज किसने किया? मनोरंजन घोष ने। होशंगाबाद बराबर मनोरंजन घोष। होशंगाबाद बराबर मनोरंजन घोष। होशंगाबाद बराबर मनोरंजन घोष। ऐसे ठोक के मारो मेज और अपने मेजी तो पटक दिया करो तुम लोग। होशंगाबाद शिला चित्र बराबर मनोरंजन घोष। होशंगाबाद शिला चित्र खोज बराबर मनोरंजन घोष। भूलेगा नहीं, ऐसे पढ़ोगे यार। भीमबेटका शिला चित्र किस काल से संबंधित है? 81 पा जाइए। मध्य पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका के अधिकतर शैलचित्र किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका के अधिकतर शैलचित्र किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो एक उत्तर और इसी में बता दीजिए। आप लोग कमेंट करिए, सर्च करिए, देखिए क्या है प्रश्न। भीमबेटका के अधिकतर शैलचित्र कहाँ से संबंधित? मध्य पाषाण से। और जो चित्र कमतर, अधिकतर और भी चित्र जो मिले हैं, क्या और किसी दूसरे काल से हैं? मध्य पाषाण काल के अलावा भी भीमबेटका से क्या चित्र मिला है? मिला है तो किस काल का है? आप लोग देखिए और हमको आंसर मैसेज जरूर करिएगा। MP पांडे जी, यह प्रश्न आपसे है स्पेशली, और अंशिका, श्वेता, आप लोगों से भी है। ठीक। भीमबेटका के शैलचित्र मध्य पाषाण काल के हैं। क्या इस भीमबेटका में और भी किसी काल के चित्र पाए गए हैं? पाए गए हैं तो किस काल के? महाजनक जातक का चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है?
महाजनक जातक 82, महाजनक जातक 82, गुफा संख्या 1। महाजनक जातक चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। महाजनक जातक किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। महाजनक जातक गुफा संख्या 1 में है। महाजनक जातक अजंता गुफा संख्या 1 में है। महाजनक जातक चित्र बराबर अजंता गुफा संख्या 1। महाजनक जातक बराबर अजंता गुफा संख्या 1। महाजनक जातक बराबर अजंता गुफा संख्या 1। कोई शक? आगे चलें। अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष में सिंहों की संख्या कितनी है? 83 पाइए। 4 हैं। 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। आगे चलो। सूर्य को समर्पित मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर 84। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। आगे चलो। मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव है? मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव है? घरेलू जीवन से संबंधित विषयों का अभाव है। कबरा पहाड़ किस क्षेत्र में है? 86 पे। रायगढ़ में है। कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में है। कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में है। कबरा पहाड़ बराबर रायगढ़। 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 87। गजगामिनी फिल्म जो स्त्री के प्रति समाज के भोगवादी नजरिए को काव्यात्मक ढंग से व्याख्यायित करती है कि निर्माणकर्ता कौन है? 87। एम.एफ. हुसैन है। फेमस आदमी है गजगामिनी बराबर एम.एफ. हुसैन। पिथौरा कला का संबंध किस क्षेत्र से है? पिथौरा कला का संबंध किस क्षेत्र से है? 88। उदयपुर क्षेत्र बड़ौदा गुजरात से है। उदयपुर क्षेत्र बड़ौदा गुजरात से है। पिथौरा कला का संबंध किससे है? उदयपुर क्षेत्र बड़ौदा गुजरात से है। पिथौरा कला का संबंध किससे है? उदयपुर क्षेत्र बड़ौदा गुजरात से है। पिथौरा कला का संबंध किससे है? उदयपुर क्षेत्र बड़ौदा गुजरात से है। किसकी कला में चिड़ियों की खास जगह है? किसकी कला में चिड़ियों की खास जगह है? 89। देवकी नंदन शर्मा के कला में चिड़ियों की खास जगह है। चिड़ियों का पक्षियों का चितेरा देवकी नंदन शर्मा। हर चित्रकला संबंधित है राजस्थान से संबंधित है। हर चित्रकला किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। हर चित्रकला राजस्थान के किस जगह से संबंधित है? एम.पी. पांडे जी आंसर दीजिए, आप कमेंट करिएगा। हर चित्रकला संबंधित है राजस्थान के छिपा समुदाय से। अरे भैया तकियो। बंगाल कला शैली किस तकनीक के लिए जाना जाता है? वास्तु तकनीक के लिए जाना जाता है। कई बार रट्टा मारा गया है। मुगल काल का स्वर्ण युग था। मुगल काल का स्वर्ण युग। मुगल काल का स्वर्ण युग था। मुगल काल का स्वर्ण युग था। शाहजहां का समय। मुगल काल का स्वर्ण युग था। शाहजहां का समय। मुगल काल का स्वर्ण युग था। शाहजहां के समय। मुगल चित्रकला अगर होता तो जहांगीर हो जाता। मुगल कला अगर होता
तो अकबर हो जाता है। मुगल काल का स्वर्णकाल शाहजहां का समय। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का समय। मुगल कला का स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहां। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। किस चित्रकार ने 94 पाइए? किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? बताइए। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हलदार ने। असित कुमार हलदार ने। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हलदार ने। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हलदार ने। निम्न में से मोम का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? बाटिक में किया जाता है। किस में किया जाता है? बाटिक में किया जाता है। आगे चलो। विरोधी रंग कौन से हैं? लाल हरा विरोधी रंग है। लाल हरा विरोधी रंग है। लाल हरा विरोधी रंग है। 97 पाइए। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं तो लाल, पीला, नीला किसका है? प्राथमिक रंग है। तो लाल, पीला, नीला किसका है? पहले समझो, प्राथमिक रंग है। तो इसमें लाल, पीला, नीला है तो ये होगा नहीं। इसमें भी पीला है, ये भी नहीं होगा। हरा, बैगनी, नारंगी, ये क्या है? द्वितीयक रंग है। हरा, बैगनी, नारंगी कौन है? द्वितीयक रंग है। ठीक। जी.आर. संतोष कौन थे? जी.आर. संतोष चित्रकार थे। जी.आर. संतोष तांत्रिक चित्रकार भी कह सकते हैं। चलिए। द स्कूल ऑफ एथेंस का चित्रकार कौन है? राफेल हैं। द स्कूल ऑफ एथेंस का चित्रकार कौन है? राफेल हैं। द स्कूल ऑफ एथेंस का चित्रकार कौन है? राफेल है। द बर्निंग जिराफ का चित्र के चित्रकार कौन है? ये तो यार अभी आया ही नहीं। हाँ। सल्वाडोर डाली है क्या? द बर्निंग जिराफ बराबर सल्वाडोर डाली। द बर्निंग जिराफ बराबर सल्वाडोर डाली। द बर्निंग जिराफ बराबर सल्वाडोर डाली। महाबलीपुरम 102 पाइए। महाबलीपुरम का विशाल प्रतिमा फलक गंगा अवतरण जो विश्व में सबसे बड़ा व प्राचीनतम शैल उत्कीर्ण पैनल है, कि निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम में गंगा अवतरण किसने निर्माण कराया था? 102 पाइए। किसने कराया था? पल्लवों ने। किसने कराया था? पल्लव शासकों ने। किसने कराया था? पल्लव शासकों ने। महाबलीपुरम का विशाल प्रतिमा फलक गंगा अवतरण का निर्माण किसने कराया था? पल्लव शासकों ने। महाबलीपुरम विशाल प्रतिमा फलक गंगा अवतरण का निर्माण किसने कराया था? पल्लव शासकों ने। पल्लवों ने। पल्लव शासकों ने। महाबलीपुरम का विशाल प्रतिमा फलक गंगा अवतरण का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासकों ने। महाबलीपुरम का विशाल प्रतिमा फलक गंगा अवतरण का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासकों ने। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? 103 पाइए। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में स्थित है। 104 पाइए। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी मशहूर है। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी मशहूर है। दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी मशहूर है। आगे चलें।
अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? लौरिया नंदनगढ़ में के अभिलेख पर मयूर की आकृति है। डी नंबर हो जाएगा। 105। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति अंकित है? लौरिया नंदनगढ़ के अभिलेख पर मयूर की आकृति अंकित है। लौरिया नंदनगढ़ में ही मयूर की आकृति है। लौरिया नंदनगढ़ में मयूर की आकृति है। लौरिया नंदनगढ़ में मयूर की आकृति है। अल्टामिरा गुफा में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई देता है? बाइसन का। कई बार याद कर चुके हैं ना। अल्टामिरा गुफा में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई देता है? बाइसन का। बाइसन मतलब जंगली भैंसा। किसका? जंगली भैंसे का। किसका? जंगली भैंसे का। 107 पाइए। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाओं से संबंधित हैं। ठीक। 108 पे चलें। पाकिस्तान के प्राचीन क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा जो कुषाण काल की है, वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? 108 पाइए। मथुरा म्यूजियम मथुरा में सुरक्षित है। पाकिस्तान के प्राचीन क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा जो कुषाण काल की है, वर्तमान कहाँ सुरक्षित है? मथुरा म्यूजियम मथुरा में सुरक्षित है। पाकिस्तान के प्राचीन क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा जो कुषाण काल की है, वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? मथुरा म्यूजियम मथुरा में सुरक्षित है। पाकिस्तान के प्राचीन क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा जो कुषाण काल की है, वर्तमान कहाँ सुरक्षित है? मथुरा म्यूजियम मथुरा में सुरक्षित है। गोथिक कला मुख्यतः है स्थापत्य कला। गोथिक कला मुख्यतः क्या है? स्थापत्य कला है। 109 पाइए। गोथिक कला क्या है? स्थापत्य कला है। गोथिक कला क्या है? स्थापत्य कला है। 110 पाइए। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? अजंता शैली की विशेषता है। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? अजंता शैली की विशेषता है। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? मधुबनी से संबंध रखती हैं जमुना देवी। जमुना देवी का संबंध मधुबनी से है। जमुना देवी का संबंध मधुबनी लोक कला से है। जमुना देवी का संबंध मधुबनी लोक कला से है। 112 कलाकारों के एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। बारबीजा ग्रुप। 112 मतलब बारबीजा। बा से 12 बा से बारबीजा। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। बारबीजा ग्रुप। कलाकारों के एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। बारबीजा ग्रुप केवल ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। बारबीजा ग्रुप। कलाकारों के एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। बारबीजा ग्रुप। शांति निकेतन में किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? जहांगीर। 114 जहांगीर अच्छा समझता था। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद मोरध्वज किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। कहाँ के थे? किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। कहाँ के थे? किशनगढ़ शैली के निहाल चंद थे। 117 पाइए। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है?
बसोहली शैली लोक कला पर आधारित है। बसोहली शैली लोक कला पर आधारित है। बसोहली शैली बराबर लोक कला। बसोहली शैली बराबर लोक कला। 118 जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बाज पक्षी है। कौन सा है? बाज। 118 बाज हो जाएगा, बाज। प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया था? बोच्चिल्ली ने चित्रित किया था। अच्छा, 1486, 1484 वाला है। ये पीटर पाल रूबेंस ने किया था। किसने? पीटर पाल रूबेंस ने। किसने? पीटर पाल रूबेंस ने। 119 पाइए। प्रख्यात चित्र वीनस 1484-1486 के मध्य को किसने चित्रित किया था? रूबेंस ने चित्रित किया था। प्रख्यात चित्र वीनस। प्रख्यात चित्र वीनस 1484 से 1486 के मध्य किसने चित्रित किया था? पीटर पाल रूबेंस ने चित्रित किया था। प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया था? रूबेंस ने चित्रित किया था। 120 पाइए। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कहाँ था? फ्रांस था। आधुनिक कला वादों का स्थान कहाँ था? फ्रांस था। आधुनिक कला वादों का स्थान कहाँ था? फ्रांस था। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कहाँ था? फ्रांस था। तीसरी श्रेणी का डिब्बा का चित्रकार कौन है? धोमिये हैं। कौन है? 121 धोमी है। कौन है? 3 श्रेणी बराबर धोमी श्रेणी। 3 श्रेणी का डिब्बा बराबर धोमी, इसे याद करो ना। तीसरी श्रेणी का डिब्बा बराबर धोमी श्रेणी का डिब्बा। तीसरी श्रेणी का डिब्बा बराबर धोमी श्रेणी का डिब्बा। धोमी थे। कौन थे? धोमी थे। तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? 122 पाइए सब लोग। माने थे। तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? माने थे। कौन था मित्रों? माने थे। कौन था? माने। चलो आगे बढ़ो। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? द स्टूडियो का कलाकार पिकासो था। द स्टूडियो कलाकार कौन था? पिकासो था। द स्टूडियो कलाकार बराबर पिकासो। द स्टूडियो का कलाकार बराबर पिकासो। चांद को देखकर भुगता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की है? जॉन मीरो की है। चांद को देखकर भुगता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? जॉन मीरो की है। चांद को देखकर भुगता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? जॉन मीरो की है। किसकी है? जॉन मीरो की है। चांद को देखकर भुगता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? जॉन मीरो की है। चांद को देखकर भुगता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? जॉन मीरो की है। चांद को देखकर भुगता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? जॉन मीरो की है। 125 किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया? राकेश गोस्वामी। भाग 3 प्रैक्टिस सेट चौथे का आपके सामने अंतिम प्रश्न है मित्रों। आप लोगों को कैसे लगता है? अच्छा लगता हो कमेंट करिए और प्रयास करेंगे बेहतर कंटेंट लाने के लिए। आप लोग निश्चिंत रहिए। एलटी ग्रेड में जो आवेदक हैं, बीएफए जो किए हैं वो डाल सकती हैं, या बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग प्लस बीएड जो हो वो भी डाल सकते हैं। तो जो भी मानक हैं उसके अनुसार जो भी डालना हो डालिए। और तैयारी जो है हम
अगर आप लोग कहेंगे तो हम आप लोगों को सटीक क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे डिस्क्रिप्टिव। उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे शायद, 12 क्वेश्चन लॉन्ग होगा और 8 क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट होगा, वो भी करवाएंगे। लेकिन जब आप लोगों का वो देखेंगे ना कि कितना आप लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक। तो MP पांडे जी, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है 125वें का, सबको देना है। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? इसका आंसर आप सभी लोग दीजिए, ठीक। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मित्रों धन्यवाद, आप सब जो है समय देते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप सब 125 में 125 क्वेश्चन क्लास समाप्त होने के बाद आपको 125 में 125 आत्मसात हो चुका रहता है, याद हो चुका रहता है। हो सकता है किसी किसी को 2, 4, 5 कम हो जाए, लेकिन ये है कि 125 में 125 आप लेकर जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं, आभारी हैं समय देने के लिए, और ज्ञान वर्धन करते रहिए, जुड़े रहिए।